और दोस्तों एमएस क्लास में आप लोग का स्वागत है और तहे दिल से स्वागत। आई होप है कि आप लोग अच्छे होंगे और सही सलामत होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो है मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि लेबर लॉ से रिलेटेड जो है एक टॉपिक है, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में मिनिमम वेजेस एक्ट, जो कि 1948 में बना था, और इसे हिंदी में हम लोग कहते हैं न्यूनतम मजदूरी कानून 1948। ठीक, तो इसको सही तरीके से, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से देखेंगे और एक नोट्स के माध्यम से देखेंगे। हर एक पॉइंट को मैंने इम्पॉर्टेंट दिया है। अगर आप लोग वैसे पढ़ेंगे, एक्ट से पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आने वाला नहीं है पूरी तरह से। लेकिन जो एक्ट में जो चीज़ें हैं, मैंने एक अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से एक नोट में जो है पूरी तरीके से उसको जो है तैयार कर दिया है, जो कि पॉइंट वाइज जो है मैंने जो है करीबन 10 से 12 पॉइंट जो कि आपको समझ में आ जाए, बस वही इम्पॉर्टेंट है आपके जो है मिनिमम वेजेस एक्ट में। और ये अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जो है किसी PCSJ या जो है APO के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तब भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कानून है, लॉ है, तो लॉ जानना सबका अधिकार है और सबके लिए इक्वल है लॉ, आपको पता होगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। अगर जो है वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, लोगों के बीच में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ठीक, देखिए ये लेक्चर पेपर हिंदी में है। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश की तो आप लोग बताइएगा, मैं इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दूँगा। दोनों में मैं पढ़ता हूँ, दोनों में मैं पढ़ाता हूँ, आप लोग चाहेंगे तो। बाकी आप इंग्लिश मीडियम से हैं तब भी आप हिंदी में समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप हिंदी जानते ही नहीं। क्योंकि अब मैं इंग्लिश में यूज करता, फिर भी मुझे हिंदी में बताना पड़ता, क्योंकि नहीं समझ पाते। फिर भी मैं इंग्लिश में ही बोलता चला जाता और समझाता चला जाता, तब भी इंग्लिश में नहीं समझ पाते, फिर भी मुझे हिंदी बोलना पड़ता है, इसलिए मैंने हिंदी में दिया। ठीक, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। इसका उद्देश्य, इसका एम क्या है इस एक्ट को लाने के लिए, तो आप लोग जान लीजिए। कुछ रोजगारों में मजदूरी की न्यूनतम दर नियत करने के लिए यह कानून 1948 में बनाया गया। मतलब ये क्या है कि कुछ मजदूरी जो थी कि मतलब किसी को जो है इतना, किसी को कम दिया जाता था, किसी को ज़्यादा दिया जाता था, किसी को और ज़्यादा दिया जाता था, यही सब जो है इकट्ठा करने के लिए, एक इक्वल करने के लिए, जो मजदूरी के उस लायक है जो व्यक्ति, उसको उतना मजदूरी दिया जाए। ऐसा नहीं है कि जो है पहले क्या होता था, लोग जो है बड़े बड़े लोग जो है 10-20 रुपया 25 रुपया दे करके पूरे दिन काम करवाते थे। लेकिन अब क्या है, जब से ये एक्ट बना तब से जो है क्या हुआ है कि लोगों को जो है एक अधिकार पैदा हुआ कि 200 रुपया 300 रुपया 100 रुपया इतना मजदूरी है, इतना चल रहा है लोगों की जगह पर, तो इतना मुझे चाहिए। ये लोगों के अंदर फीलिंग आया, लोगों के अंदर नॉलेज आया, तो यहीं से ये कॉन्सेप्ट निकला। तो आगे देखिए, इसका प्रयोजन ये है कि निम्न रोजगारों में मजदूरी की दरें बहुत कम है, उनमें असंगठित और बिखरे हुए मजदूरों का शोषण ना हो, इसीलिए इसे बनाया गया। मतलब जो मजदूर हैं उनका शोषण ना कर सके, उसे जो है जो उनकी राइट्स है, जो है उसके हक लायक है, मतलब उसके लायक हैं, जो उनका हक है उन्हें दिया जाए, ये कहा गया। इस एक्ट का यही उद्देश्य है। इसलिए उनकी मजदूरी की कम से कम क्या दर रहेगी यह तय कर दिया जाए। ये भी एक्ट में भी देखिए लिखा हुआ है, जो मैं पहले बताया। यह कानून इन मजदूरों के काम के समय मजदूरी के भुगतान, समय पर ओवर टाइम मतलब भत्ता, समय से भुगतान, मजदूरी से कटौती आदि के बारे में भी कार्य प्रणाली तय करता। मतलब ये है कि अगर आप 6 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो 6 घंटे आप ड्यूटी करिए। अगर आप उससे 1 घंटा अधिक कर रहे हैं तो आपको उसका एक्स्ट्रा जो है पैसा देना पड़ेगा उन्हें, उस कंपनी को, या कहीं आप ऑफिस में करते हैं, वो जैसे हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा ओवर टाइम जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक, और जो है समय समय पर जो भी चीज़ें होंगी वहाँ जो है वो भुगतान करें और टाइम से आपकी जो है मजदूरी दिया जाए। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम से वेतन ना मिले, मजदूरी ना मिले, तो आप इस एक्ट के खिलाफ लिए जो है आप लोग जो है कंप्लेन भी कर सकते हैं कोर्ट में, और केस फाइल करके आप ले सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें इसमें बताया गया। दूसरा पॉइंट क्या है, लागू होने की सीमाएँ क्या है। इन कानून में उन रोजगारों की सूची, शेड्यूल दी गई है जिनमें काम करने वाले मजदूरी पर जो है यह कानून लागू होता है। मतलब जो काम करने वाले मजदूरी पर जो है, मजदूर जो होते हैं उन पर ही लागू होता है। रेलों पर सड़क निर्माण और मरम्मत, भवन निर्माण, रख रखाव, पत्थर तोड़ने के काम में लगे मजदूरों पर यह कानून लागू होता है, ये जान लीजिए।
सड़क निर्माण में नए निर्माण का मरम्मत या रख रखावत के काम सम्मिलित हैं और सड़कों में जो है गोदी, डाक, जहाज, घाट, जेट्टी, पुल, सुरंगें, छतों पर जो है पूरी तरह से लगे टैंक, अन्य जो है माल गोदाम, भंडार, गिरोहों आदि में लदान तथा उतराई परिचालन आदि शामिल है। ये सब सारी चीज़ें यहाँ जगह पर ये जो है लागू है इन सब जगहों पर। पहले रेल पथ को सड़क नहीं मानते थे, किंतु महाराष्ट्र हाईकोर्ट के एक निर्णय के बाद से अब रेल पथ पर काम करने वाले जो भी अभियुक्त होते हैं उसके आकस्मिक कर्मचारी इस कानून के अधीन भुगतान के लिए शामिल माने जाएंगे। पहले क्या होता था कि जो रेलवे ट्रैक था उसे रोड नहीं माना जाता था, लेकिन जब महाराष्ट्र में जो ये एक केस फाइल हुआ तो उस केस के दौरान जो वहाँ फैसला दिया गया कोर्ट में जो है कि अब रेलवे को भी जो है एक सड़क का दायरा दिया जाए, तब से जो है माने जाने लगा। और इसमें जो है अगर उस पर अगर कोई काम कर रहा है तो इस एक्ट का यूज करके जो है भुगतान ले सकते हैं अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है। वह सभी मजदूर भी शामिल होंगे जो विभागीय हो या ठेकेदार के आदमी हो, माल गोदामें और राख की सफाई में लगे मजदूरों पर भी ये लागू होता है मेरे भाई, चाहे वो मजदूर हो खुद या ठेकेदार होते हैं 10-20 लोगों का मिलकर के जो है काम करवाते हैं उन पर भी ये लागू होगा। ठीक, आगे देखिए मजदूरी क्या होती है। तो धारा 2H के अधीन मजदूरी की परिभाषा दी गई है। मजदूरी में वे सारे जो है मेहताने शामिल है जो है रुपयों में अभिव्यक्त किए जा सकते हैं। वो मकान किराया भत्ता इसमें शामिल है, किंतु रोशनी, पानी, चिकित्सा सुविधा, मकान सुविधा आदि का खर्च शामिल नहीं है इसमें। ठीक, अगर उसे सरकारी आदेश के अधीन दिया गया हो तो ये बताएगा मजदूरी यही क्या हालत है। मजदूरी का निर्धारण क्या होता है जानिए। धारा 3 में मजदूरी की दरें नियत करने के बारे में व्यवस्था दी गई है। सेक्शन नंबर 3 में इसके बारे में बताया गया। ये दरें समय या काम के लिहाज से हो सकती हैं, सरकार इन्हें नियत करती है। ये दरें रेल अधिकारियों की जो है रीजनल लेबर कमिश्नर, सहायक लेबर कमिश्नर या लेबर इन्फोर्समेंट अफसर से प्राप्त की जा सकती है। ठीक, इन जगहों पर इनसे प्राप्त की जा, जो अफसर होते हैं रेलवे के उनसे प्राप्त की जा सकती है। इस कानून में दी गई अनुसूची के बाहर के रोजगारों के लिए एक न्यूनतम दर जिलाधीश जिसे द्वारा जो है दी जाती है, मतलब जो जिला के मेन होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके द्वारा दी जाती है। अगर किसी क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा नियत दर अधिक है तो उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक, किसी राज्य क्षेत्र में जो है उस नियत दर जो है अधिक है तो उसी को स्वीकार कर लेना चाहिए, ये चीज़ कहा गया। धारा 8 के अधीन एक केंद्रीय मंत्रालय बोर्ड होता है। इसमें मालिकों, यूनियनों के प्रतिनिधियों के अलावा अर्थशास्त्री भी होते हैं इसमें। ठीक, एक सेक्शन 8 के जो है अनुसार एक केंद्रीय जो है पूरी तरह जो है एक बोर्ड होता है, उसमें जो है कुछ यूनियन के लोग, कुछ मालिक और कुछ जो है अर्थशास्त्री भी उसमें जो है इंक्लूड होते हैं। उस जो है जो बोर्ड होगा उसके मेंबर होंगे। ये बोर्ड दर के बारे में जो है अपनी सिफारिश करता है। आजकल पूरे देश को 5 क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसे हम लोग कहते हैं AB और B2 और C व D। सारे नगर इन क्षेत्रों के अधीन है जो कि बांट दिए गए हैं। समय समय पर दरों की समीक्षा होती रहती है। महाप्रबंधक और मंडल रेल प्रबंधक श्रम मंत्रालय की दरों का क्रमशः 1/3% और 20% बढ़ा सकते हैं। उनके अंडर में 1/3% बढ़ा सकते हैं। ठीक, जैसे हम लोग करें 20%। अब 5 नंबर पॉइंट देखिए, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इन्हें गौर से सुनिएगा। इन कानून के अंतर्गत आने वाले आकस्मिक मजदूरों पर कार्यकाल जो है नियम तक लागू नहीं होते हैं जब तक उनको जो है अस्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल जाता। मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कर्मकाल आप 2 महीना करेंगे, मेरे यहाँ मजदूरी तो 2 महीना करेंगे। अपने आप में वो स्वतंत्र है। उन्हें आर्टिकल जो है 21 में बताया गया कि पूरी तरह जो है वो स्वतंत्र है। ठीक, जब तक वो जो है एक सरकारी गवर्नमेंट के अधीन ये आ जाते हैं तब तक वो अपने आप में स्वतंत्र प्राइवेट मजदूर, जब मन कहता तब जा सकते, बस हाँ आपका पैसा एक्स्ट्रा ना लिया हो। ठीक, जो जबरदस्ती करके जो है काम नहीं करवा सकते। कानून के अनुसार काम के दिनों में रेस्ट का दिन
आज नियत की व्यवस्था है। धारा 3 मजदूरी के भुगतान के तरीके, मजदूरी से की जाने वाली जो है कटौती है, समयापन्न भत्ता आदि के बारे में व्यवस्था की गई है। धारा 11, 12, 14 इनमें बताया गया है इन सभी के बारे में। आप लोग एक बार रीड कर लीजिए सेक्शन जो है। आपको एक्ट नहीं मिलेगा तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा 7985535991 पर, आपको मैं शेयर कर दूँगा, ठीक, PDF। भुगतान भी, मजदूरी के भुगतान के लिए मजदूरी अवधि निर्धारित की जानी चाहिए जो 1 माह अथवा इससे लंबी विनिर्दिष्ट अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक नियत टाइम होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। नंबर 2 है मजदूरी का भुगतान काम के दिनों में और मजदूरी अवधि समाप्त होने के 7 दिन या 10 दिन के भीतर किया जाना चाहिए, जहां क्रमशः 1000 तक या उससे अधिक श्रमिक कार्यरत हों। जहाँ 1000 या उससे अधिक लोग जो है वहाँ काम करते हों, वहाँ 7 से 10 दिन के अंदर जो है मजदूरी को दिया जाना चाहिए, जो उनका मजदूरी होगा। तीसरा पॉइंट इसमें दिया है, कार्य मुक्त कर दिए गए व्यक्ति को जो है कार्य मुक्त के अगले काम के दिन मजदूरी का भुगतान कर दिया जाना चाहिए। ये भी कहा गया है इसमें, जो कार्य आज कर रहा है तो कल उसका मजदूरी वो जो है आज वाला दे देना चाहिए, फिर जो परसों करेगा फिर इसके बाद उसका जो है अगले दे दीजिएगा। अगला पॉइंट है मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंतर्गत अधिकृत कटौतियों के सिवाय कोई अन्य कटौती किए बिना मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। कटौती नहीं करना चाहिए जो, ठीक। दैनिक मजदूरी की समान दर से दोगुनी के लिए 26 दिनों के 1 माह के बराबर माना जाना चाहिए। ये कहा गया इसमें कि 1 महीने के, अगर महीने वाइज अगर कोई काम कर रहा है वहाँ मजदूरी की महीने में आपको पैसा मिलेगा, तो 1 महीना जो है 26 दिन को 1 महीना माना जाएगा, ठीक। अब 4 संडे हो, संडे छुट्टी होना चाहिए। आगे देखिए 7 नंबर पॉइंट दिया है इसमें, काम के घंटे का विश्राम क्या होता है। वयस्कों के लिए काम के घंटों की सीमा दिन भर में 9 घंटे और जहां काम का समय फैला हुआ हो वहां 12 घंटे है। बच्चों के लिए यह सीमा 4.5 घंटे की है। एक सप्ताह में एक अवधि 48 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक। एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, और जो भी हो और किसी से भी, ठीक। अगर ज़्यादा काम हो तो 12 घंटा हो सकता है इंसान के आदमी के लिए, और नहीं तो 9 घंटे, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हो सकते। यदि निर्धारित अधिकतम से अधिक समय तक कर्मचारी काम करता है तो उसे मजदूरी की समान दर से दोगुनी दर पर अतिरिक्त भुगतान किया जाना चाहिए। ये कहा गया है कि 6 घंटे की ड्यूटी है, अगर वो व्यक्ति 12 घंटा कर रहा है या उससे अधिक कर रहा है तो उसका पैसा जोड़ करके जो है उसमें जो है दिया जाना चाहिए। अगर उससे कम हुआ तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मजदूर का एक अधिकार है। आगे देखिए, अनुसूचित नियोजन अधीन कर्मचारी को प्रति सप्ताह 1 दिन का विश्राम दिया जाएगा, मतलब एक संडे को जो है उसको छुट्टी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है महीने में करवा रहे 7 के 7 दिन, 1 दिन छुट्टी होना चाहिए, लेकिन लोग 7 के 7 दिन करवाते, चलो ठीक है। समानतः इतवार को होगा, परंतु नियोक्ता सप्ताह का कोई दूसरा दिन भी विश्राम के लिए निर्धारित कर सकता है, और कर्मचारी विश्राम का तभी अधिकारी होगा जब उसने 6 दिन जो है निरंतर उसी नियोक्ता के अधीन काम किया हो। ये भी कहा गया है कि जब कर्मचारी होगा जो भी वहाँ काम करेगा तो 6 दिन उनके साथ काम किया हो तभी वो 1 दिन जो है छुट्टी ले सकता है वो, ठीक। ये कहा गया। निरीक्षण जानिए क्या होता है। इस उद्देश्य से नियुक्त निरीक्षक किसी भी परिसर में प्रविष्ट होकर अभिलेखों की जांच कर सकता है। एक निरीक्षण होता है जो निरीक्षक जिसे हम लोग कहते हैं, तथा दस्तावेजों के जो है निरीक्षण के अतिरिक्त गवाहियाँ भी ले सकता है कंपनी में, ठीक। वो कहा गया है। दावे एवं शिकायतें हैं क्या है। नियुक्त अधिकारी के सम्मुख दावे तथा शिकायतें 6 माह के अंदर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। प्राधिकारी देय मजदूरी तथा वास्तविकता में दी गई मजदूरी के अंतर के भुगतान का आदेश देने के साथ साथ क्षतिपूर्ति का जो है उपदेश भी दे सकता है। ये कहा गया। क्षतिपूर्ति इस राशि का 10 गुना अथवा यदि न्यायालय में आवेदन के निर्णय के पूर्व ही नियोक्ता राशि का भुगतान करने को तैयार हो तो 10 रुपये से अधिक नहीं होगी। ये कहा गया। अगर उस जो है नियोक्ता तैयार है भुगतान करने के लिए तो 10 रुपये से अधिक नहीं होगी। सॉरी मेरे भाई। नोटिस और रजिस्टर क्या होता है। इस कानून के अधीन बनाए गए नियमों में इलाके मते समझी जाने वाली भाषा हिंदी व अंग्रेजी में एक नोटिस गाने
का प्रावधान है जिनमें मजदूरी की दर और कानून का सार आदि शामिल हो। मजदूरी का रजिस्टर, ओवर टाइम रजिस्टर, कुछ कटौतियों का विवरण आदि रखने होते हैं। फार्म नंबर 89 में एक वार्षिक रिटर्न देना होता है। फार्म नंबर 89 में भी एक वार्षिक रिटर्न, मतलब एक साल में कैसा किया, ये सब सारी चीज़ें आपको देना होता है। दंड आदि जानिए, इसमें दंड क्या हो सकती है अगर आप इनके साथ चीट कर रहे हैं तो। कानून के अनुसार एक इंस्पेक्टर की नियुक्ति होती है जो अपने आस पास के जो है निरीक्षण करता है। कानून का जो है पालन ना करने पर दंड का प्रावधान भी है जो इस प्रकार है। न्यूनतम मजदूरी, सामान्य काल कार्य तथा साप्ताहिक छुट्टियों के बारे में अपराध, 6 माह तक का कारावास तथा 500 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। रजिस्टर तथा अभिलेख रखने के बारे में अपराध, 500 रुपये का जुर्माना लग सकता है अगर इस तरीके से आप काम कर रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं तो। ये वीडियो आई होप है आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा। और पूरा मैंने जो एक समरी के तौर पर एक अच्छे तरीके से पूरे एक्ट को ख़त्म कर दिया। एक्ट में आपके यही है मेरे भाई, ऐसा नहीं कि आपको सेक्शन वाइज पढ़ाता है, पूरा एक्ट ख़त्म कर दिया, एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। तो आई होप है लगा होगा अच्छा आपको। और आपके चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और आज का वीडियो यहीं तक, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।